Dear students, here we are going to study a new chapter, Resources and Development of Geography, class 10th. In this chapter, we will cover the topics water resources, classification of resources, development of resources, land resources, and soil resources. First of all, we see the term resources. What are resources? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs can be termed as resources. वैसी सारी वस्तुएं जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं और हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती हैं तो वो रिसोर्सेज कहलाएंगे। किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स कहलाने के लिए 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करने होंगे। फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मीन्स वो रिसोर्सेस पाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है भी या नहीं। सेकंड, इकोनॉमिकली फीजिएबल, उस रिसोर्सेस को पाने में हमारा जो इक्विपमेंट कॉस्ट लग रहा है या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट लग रहा है तो वो पाया हुआ रिसोर्सेज उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। थर्ड, कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स हम जो रिसोर्सेज पाने जा रहे हैं वो किसी कल्चरल हेरिटेज को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। मीन्स एक एग्जाम्पल के तहत हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए हमें पता चला किसी मंदिर के नीचे कोयले की खान है, तो क्या हम उस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर कोयले के खान से कोयले निकाल सकते हैं? तो नहीं, कम्युनिटी हमें इस चीज़ की परमिशन कभी नहीं देगा। तो रिसोर्सेज पाने के लिए हमें इस 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। हमारा फर्स्ट, हमारे पास टेक्नोलॉजी है या नहीं। दूसरा, हम इकोनॉमिकली फिजिएबल हैं भी या नहीं। यदि ये दोनों चीज़ हमारे पास अवेलेबल है तो वो किसी कल्चरल हेरिटेज को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। तो फिर यदि ये तीनों कंडीशन को कोई भी सब्सटेंस फुलफिल करता है तो इट मीन्स वह रिसोर्सेज कहलाएगा। Now we will see the role of human beings in the utilization of resources. Human beings resources का एक अहम कंपोनेंट्स है। नेचर में एग्जिस्ट कर रहे रिसोर्सेज को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में फॉर्म करना ह्यूमन बींग्स के कारण ही पॉसिबल हो पाया। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फ्लोइंग रिवर नेचर में खुद से एग्जिस्ट करती है। उस बहते पानी में काफ़ी एनर्जी होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है डैम कंस्ट्रक्ट करके। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क और टेक्नोलॉजी का यूज ह्यूमन बींग्स के कारण ही पॉसिबल हो पाया। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। कोल्स अर्थ सरफेस के काफ़ी अंदर पाया जाता है जहाँ हाई टेम्परेचर होता है। फिर भी ह्यूमन बींग्स नेसेसरी अरेंजमेंट के द्वारा एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज कर कोल्स को वैल्यूएबल पर्पस जैसे फ्यूल के रूप में फॉर्म करता है। आज से 100-200 साल पहले भी हमारे यहाँ वही रिसोर्सेज पाए जाते थे जो आज पाए जाते हैं, पर हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके कारण हम उस रिसोर्सेज को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में चेंज कर पाते हैं। So we can say resources are a function of human activities. In last video, we have dealt the term resources in comprehensive way. In this video, we will cover the topic classification of resources. As we know that many materials are available in our environment. For example, minerals, fuels, metals, water, air, soil, etc. So all the resources will be classified on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, and on the basis of development status. Now we will see on the basis of origin. यानी उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर
दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। अब ये बायोटिक रिसोर्सेज क्या है? These resources are obtained from life forms। जो रिसोर्सेज जिंदा होती है उनमें लाइफ होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनती है, जैसे प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। तो अब हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो ये भी बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। ऐसा क्यों? तो ये खुद तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है नहीं, पर बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे कोयला। कोयला मरे हुए पेड़ों से जो पृथ्वी के अंदर अरबों साल से दबे हुए हैं, उन पेड़ों के डिकेइंग या डिकम्पोजिशन के वजह से बनते हैं। इसलिए कोयला या पेट्रोलियम को बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। अब बात करते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज की। These are obtained from non-living organism। ये रिसोर्सेज नॉन लिविंग होते हैं, जैसे वाटर, विंड, सॉइल, मेटल। इनका निर्माण नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी समाप्ति के आधार पर रिसोर्सेज का वर्गीकरण। तो ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेकेंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो दिस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस। नाम से ही पता चलता है कि जिन चीजों का बार बार हम उपयोग कर सकते हैं या करते हैं उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे सोलर एनर्जी। सनलाइट नेचर उसे रिप्लेस करते रहते हैं, यानी सनलाइट को नेचर रिप्लेस करते रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका यूज करते रहते हैं और ये एनर्जी लगातार रिप्लेनिश होता रहता है। विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, सॉइल इत्यादि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। अब यदि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिन्यूड। इस तरह के रिसोर्सेज का हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स। पर आप तो ये कहेंगे कि ये भी तो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, करते तो हैं, लेकिन इनके फॉर्मेशन में अरबों साल लग जाते हैं। इनका क्वांटिटी लिमिट है। यदि सारे लिमिटेड फॉसिल फ्यूल्स का यूज हम अभी कर लेते हैं तो इसके फॉर्मेशन में फिर अरबों साल लग जाएंगे। नेचर इसे इमीडिएटली रिप्लेनिश नहीं कर सकता है, यानी मिनरल्स, मेटल्स और फॉसिल फ्यूल्स को हम आसानी से नहीं पा सकते हैं। Now we will see the classification of resources on the basis of ownership, यानी स्वामित्व के आधार पर रिसोर्सेज का वर्गीकरण। मीन्स रिसोर्सेज पर कंट्रोल किनका है, कौन उनको ऑन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दीज आर ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। मीन्स इस प्रकार के रिसोर्सेज पर कंट्रोल किसी खास व्यक्ति का होता है, जैसे आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका खेत। जो रिसोर्सेज सिर्फ आपसे बिलोंग्स करता है वह इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाएगा, या किसी खास इंडिविजुअल से बिलोंग्स कर रहा है तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज की। These resources are owned by community and accessible to all community members। इस तरह के रिसोर्सेज का यूज एक कम्युनिटी करती है या किसी इंडिविजुअल के द्वारा ऑन नहीं होता है, जैसे पार्क, पॉन्ड, प्लेग्राउंड। यानी उस प्लेस का यूज कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल करते हैं। यदि किसी रिसोर्सेज को इंडिविजुअल ऑन करती है तो वह रिसोर्स इंडिविजुअल, और जिस रिसोर्सेज को कम्युनिटी ऑन करती है तो वह कम्युनिटी रिसोर्सेज कहलाएगा। अब हम नेशनल रिसोर्सेज की बात करेंगे। ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग्स टू द नेशन, नोन एज नेशनल रिसोर्सेज। जैसे नाम से ही पता चलता है, जिन रिसोर्सेज पर कंट्रोल एक नेशन का हो
या जिस रिसोर्सेज को गवर्नमेंट ऑन करती है वह नेशनल रिसोर्सेज कहलाएगा। जैसे किसी कंट्री के ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और उस कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जितने भी लैंड आ रहे हों, या किसी कंट्री के ओशियनिक एरिया जो तट से 12 नॉटिकल माइल्स तक की एरिया को कवर करती है, तो उस एरिया में पाए जाने वाला रिसोर्सेज उस कंट्री का रिसोर्सेज होगा। यदि गवर्नमेंट चाहे तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज का यूज पब्लिक गुड्स के लिए कर सकती है, वह इंडिविजुअल रिसोर्सेज का यूज नेशनल रिसोर्सेज के तौर पर कर सकती है, उनके पास ये राइट है। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज रेगुलेट बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। वैसे रिसोर्सेज जो समुद्र में EEZ के आगे 200 नॉटिकल माइल्स के बाद पाया जाए तो उस पर किसी कंट्री का अधिकार नहीं होता। हमारा जो ओशियनिक एरिया है, जो हमारे समुद्र, जो किसी भी समुद्र तट के 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आता है, तो वह एरिया EEZ एरिया कहलाता है। जैसे भारत के समुद्री तट से समुद्र के ओशियनिक एरिया के 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया EEZ कहलाएगा। हमारा देश 200 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र में पाए जाने वाले रिसोर्सेज का यूज कर सकता है, लेकिन उसके आगे पाए जाने वाला रिसोर्सेज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन करेगा। अब ये नॉटिकल माइल्स क्या है? तो ये नॉटिकल माइल्स ओशियनिक डिस्टेंस मेजर करने का पैमाना है। 12 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 19.2 किलोमीटर। अब हम आगे अगले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। Now we will see the classification of resources on the basis of the status of development. अब हम डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ये 4 प्रकार के होते हैं: पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज, रिजर्व्स रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल रिसोर्सेज को समझते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। नाम से ही पता चल रहा है कि पोटेंशियल मीन्स उनमें काबिलियत है। इस टाइप के रिसोर्सेज में काबिलियत तो है प्रचुर मात्रा में एनर्जी देने की, पर किसी कारणवश हम उसे प्रचुर मात्रा में यूज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उस रिसोर्सेज को यूज करने की, बट किसी कारणवश हम जितनी उनमें पोटेंशियल है, जितनी उस रिसोर्सेज में काबिलियत है, उसके आधार पर हम उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे राजस्थान में सोलर एनर्जी प्रचुर मात्रा में है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, पर जितनी मात्रा सोलर एनर्जी की राजस्थान में है उसके मुकाबले हम बहुत कम मात्रा में ही उनका यूज कर पा रहे हैं। यही स्थिति गुजरात में विंड को लेकर के है। वहाँ प्रचुर मात्रा में विंड है, विंड मिल भी वहाँ है, पर जितनी मात्रा में जितना पोटेंशियल है वहाँ विंड की, उसके मुकाबले उसका यूटिलाइज काफी कम हो पा रहा है। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज, ये इस प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का हमें पता है और इस प्रकार के रिसोर्सेज का यूटिलाइज भी हो रहा है, और इस प्रकार के रिसोर्सेज को पाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। तो जिन रिसोर्सेज का यूटिलाइज हो पा रहा है, जितनी उनकी मात्रा है, तो इस प्रकार के रिसोर्सेज डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाएंगे। जैसे कोल। अब देखेंगे स्टॉक रिसोर्सेज। तो ये इस प्रकार के रिसोर्सेज हैं जो इन्वायरमेंट में पाए तो जा रहे हैं, इनमें पोटेंशियल तो है,
ह्यूमन नीड्स को पूरी करने की, पर हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनका यूज कर पाए, उनका यूटिलाइजेशन हो सके। जैसे इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, वाटर हमारे पास अवेलेबल है, हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। तो वाटर दो कंपाउंड से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को सेपरेट कर दें तो दोनों फ्यूल्स के रूप में काफी एनर्जी दे सकते हैं, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सके। तो ये इस प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज, जिनका यूज करने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल तो है, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब हम रिजर्व रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो नाम से ही पता चलता है रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनका यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, हम उनका यूज करना जानते तो हैं, पर फ्यूचर जनरेशन के लिए रख छोड़े हुए हैं, उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए रिजर्व करके रखा जा रहा है। जैसे हमारे पास रिवर वाटर है पर्याप्त मात्रा में, हम उसे डैम कंस्ट्रक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं, पर क्या जितनी नदियां हैं हर नदियों में हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? तो नहीं, सारी नदियों में फिलहाल डैम कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा रहा है, पर हो सकता है आने वाले जनरेशन में हम उनमें डैम कंस्ट्रक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। तो अब हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज यहीं खत्म होता है। इससे पहले हम इसे एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। ये चार्ट बना हुआ है, अब इस चार्ट में हम देखेंगे, चार्ट के माध्यम से समझना आसान होगा। जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या नेचर में अवेलेबल है? तो यस, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उसे यूज करना जानते हैं। तो यस, क्या वो डेवलप्ड है? मीन्स हम उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, सारे इस रिसोर्सेज का, पोटेंशियल रिसोर्सेज का हम पूरी तरह से यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्ली डेवलप हो रहा है ये? तो नहीं। और एग्जाम्पल विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। अब हम डेवलप्ड रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो क्या ये हमारे नेचर में अवेलेबल है? तो यस। क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है इसे यूज करने की? तो यस। क्या ये डेवलप्ड है? तो यस, हम इसका भरपूर यूटिलाइज कर रहे हैं, जितना हमारे पास इसका क्वांटिटी है हम उतना इसका यूज कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे कोल इन झारखंड। अब स्टॉक देखते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज को देखते हैं, तो क्या ये नेचर में अवेलेबल है? यस। क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है इसे यूज करने की? तो नहीं, हम नहीं जानते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसे यूज करने की। क्या ये डेवलप्ड है? नहीं, क्योंकि हम इसका यूटिलाइज कर ही नहीं रहे हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। अब रिजर्व रिसोर्सेज देखते हैं, क्या ये नेचर में अवेलेबल है? यस। क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है इसे यूज करने की? यस। डेवलप, क्या हम उसका यूटिलाइज कर रहे हैं? नहीं, हमने इसे फ्यूचर जनरेशन के लिए रख छोड़ा है। जैसे एग्जाम्पल फॉरेस्ट। तो इस चार्ट के माध्यम से हम डेवलपमेंट के स्टेटस को देख पा रहे हैं। थैंक्स।